पिछली क्लास में कार्बनिक रसायन की शुरुआत समझाई जा रही थी और बताया गया है कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। कार्बनिक यौगिक केवल जंतु और पादप कोशिकाएं या जंतु और पौधे ही बना सकते हैं। इस बात को सबसे पहले बर्जीलियस ने कहा था और बर्जीलियस के नाम पे इस सिद्धांत का नाम जैव शक्तिवाद या वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। और फिर बाद में बर्जीलियस के शिष्य कोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट सीधा नहीं लिया था, अमोनियम साइनेट को भी उन्होंने पहले बनाया और फिर अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। इस तरह से यूरिया के निर्माण के साथ ही कार्बनिक रसायन की शुरुआत हुई। कल के क्लास में आपने जाना। इसके बाद फिर कई और भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने अनेक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया, जिसमें आपको बताया था सबसे पहले कोहलर के बाद आने वाले वैज्ञानिक थे कोल्बे। कोल्बे ने भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संयोग से एसिटिक एसिड का निर्माण किया। कोल्बे के बाद फिर और भी कई वैज्ञानिक आए जिससे लगातार कार्बनिक यौगिक बनते रहे। जैसे बर्थेलो ने कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मीथेन का निर्माण किया। इस तरह से लगातार कार्बनिक यौगिकों के निर्माण की श्रृंखला प्रारंभ हो गई, जिससे कार्बनिक यौगिक संख्या में बहुत अधिक संख्या में बढ़ते चले गए। और ये भी बताया था कि 10 लाख से भी ज्यादा कार्बनिक यौगिक बनाए जा चुके हैं और नित्य नए कार्बनिक यौगिक अभी भी बनाए जा रहे हैं। अब तो कार्बनिक रसायन इतनी महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उभर कर आई, जीवन के लगभग हर एक क्षेत्र में कार्बनिक रसायन अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसी में बताया था भोजन हो, वस्त्र हो, औषधियां हो या फिर विस्फोटक या सौंदर्य प्रसाधन, ज्यादातर जो बनने वाले यौगिक हैं वो कार्बनिक रसायन की देन है। इस तरह से रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा कार्बनिक रसायन का उदय हुआ। और बताया था कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन है क्या, तो बताया था कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। फिर आगे आज महत्वपूर्ण पाठ है कि जब लगातार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होने लगा तो फिर इनका अध्ययन करना कठिन हो गया। तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन सरल बनाने के लिए फिर आवश्यक हो गया कि इन कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाए। तो वर्गीकरण से ही रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन की शुरुआत होती है। इसलिए यहां से आपको बड़े ध्यान से समझना है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ने का कारण बताया था कि कार्बनिक यौगिकों के क्यों अधिक संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर बताया था कि कार्बनिक परमाणुओं का कार्बन का अपना विशेष गुण होता है जिससे लगातार कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहला बताया था कि कार्बन की विशेषता होती है कि यह श्रृंखलित होने का गुण रखता है, अर्थात कार्बन से जुड़ करके बड़े लंबे कार्बनिक यौगिक बना सकता है, या कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, कार्बन से द्विबंध द्वारा जुड़ सकता है, कार्बन से त्रिबंध द्वारा जुड़ सकता है, कार्बन से साइड चेन पार्श्व श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं। कार्बनिक यौगिकों की संरचना भी जटिल होती है, ये सीधी श्रृंखला बना सकते हैं, ये चक्रीय यौगिक के रूप में भी हो सकते हैं। इन तमाम कारणों की वजह से प्रतिदिन कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांट दिया गया। पहले ऐसे कार्बनिक यौगिक जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड, या इनको हम विब्रत श्रृंखला यौगिक या इन्हें हम एलिफैटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो खुली श्रृंखला, विब्रत श्रृंखला या एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के सिरे स्वतंत्र होते हैं। कार्बन परमाणु का जो अंतिम सिरा है यह स्वतंत्र रहेगा या किसी से जुड़ा नहीं है। कार्बन से आपस में जुड़े नहीं रहते।
कार्बन परमाणुओं के सिरे स्वतंत्र होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं उन्हें खुली श्रृंखला वाले या विपरीत श्रृंखला वाले या एलिफैटिक नाम दिया गया। एलिफर माने होता वसा, ऐसे एलिफर माने वसा, वसा एलिफर से ही एलिफैटिक नाम दिया गया। अर्थात ऐसे कार्बनिक यौगिकों के गुण फैट से मिलते जुलते हैं। तो खुली श्रृंखला वाले, विपरीत श्रृंखला वाले या एलिफैटिक यौगिकों को सुविधा के लिए हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कोई साइड चेन नहीं होती है, अशाखित होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। कार्बन परमाणु की श्रृंखला तो होगी मगर उसमें कोई साइड में चेन नहीं होगी। जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे लिखा हो प्रोपेन। प्रोपेन में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, 3 वाला प्रोपेन, 4 वाला ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 कार्बन परमाणु से हेप्टेन, 8 होने से ऑक्टेन और 9 होने से नोनेन, 10 होने तक डेकेन। 10 तक आपको विशेष ध्यान रखना नाम। प्रोपेन में फार्मूला होता है CH3 CH2 CH3, 3 कार्बन परमाणु है और सीधी श्रृंखला में है, कोई साइड चेन नहीं है। इसको अगर स्ट्रक्चर के रूप में लिखना चाहें, क्योंकि हमने बताया कार्बन चतुर्संयोजी होता है, 4 वैलेंसी होती है और कार्बन की ये संयोजकताएं या तो एकल बंध से या द्विबंध से या फिर त्रिबंध से संतुष्ट रहती है। अभी आगे फिर बताएंगे कि एकल बंध वाले क्या कहलाते हैं, द्विबंध वाले क्या कहलाते हैं और ये त्रिबंध वाले क्या कहलाते हैं, आगे इसी के बाद आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से खुली श्रृंखला है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और अगर इसी में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी जाए तो 4 वाले को बोलते हैं ब्यूटेन। देयर इज नो एनी ब्रांच, साइड चेन है, जब कोई श्रृंखला साइड में ना जुड़ी हो इसके नाम के पहले एन नॉर्मल लगा देते हैं, यन प्रोपेन यन ब्यूटेन, कोई साइड चेन नहीं है। देखिए इस सूत्र के अलावा इसको हम स्ट्रक्चरल रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन पहले हैं, इस कार्बन के साथ 3 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ फिर 2 हाइड्रोजन है और आखिरी में फिर 3 हाइड्रोजन है। ये प्रोपेन का सूत्र है। यहाँ पर कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जिनमें कार्बन के सिरे स्वतंत्र होते हैं, खुली श्रृंखला वाले कहलाते हैं। ये अशाखित हो सकते हैं, जैसा ब्यूटेन प्रोपेन में देखा, और शाखित भी हो सकते हैं जब कार्बन परमाणु में कोई ब्रांच जुड़ी हो, जैसे कार्बन 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 लिखा हुआ है कार्बन, और यहाँ से एक हम CH3 जोड़ दें, एक C यहाँ से जोड़ दें तो वैसे तो आइसो 1 2 3 4 आइसो ब्यूटेन कहलाता है। यहाँ एक शाखा जुड़ गई। इसी प्रकार से हम कार्बन के चारों तरफ अगर कार्बन परमाणु और जोड़ दें तो कहलाता है नियोपेंटेन। तो इस तरह से इसमें साइड में ब्रांच आ गई, यहाँ भी कोई परमाणु जुड़ा है, यहाँ भी कोई परमाणु जुड़ा है, साइड में चेन आ जाए तो ये शाखित हो गए। तो इस तरह से खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को अनब्रांच्ड, अशाखित और शाखित 2 भागों में बांट सकते हैं। तो खुली श्रृंखला वालों का जो विवरण था वो इतना ही है। उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट आता है, यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे कई भागों में पुनः बांटा गया है। बंध श्रृंखला या समृद्ध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या चक्रीय यौगिक क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट है कि अब ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिनमें कार्बन के सिरे स्वतंत्र नहीं होंगे। जैसे मान लिया ये कार्बन है, यहां से भी कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ गया, फिर इससे कार्बन जुड़ गया और फिर इससे कार्बन जुड़ गया, तो यहाँ पर कार्बन के सिरे स्वतंत्र नहीं है, मिल करके चक्र बना लेते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सिरे स्वतंत्र नहीं होते हैं, आपस में जुड़ करके एक चक्रीय संरचना बना लेते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को क्लोज्ड चेन या समृद्ध श्रृंखला या बंध श्रृंखला या चक्रीय साइक्लिक कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। फिर अध्ययन की सुविधा के लिए इन चक्रीय कार्बनिक यौगिकों को पुनः 2 भागों में बांट दिया गया। पहला कहलाता है समचक्रीय या होमोसाइक्लिक,
या कार्बोचक्री कार्बोसाइक्लिक। तो इस तरह से चक्रीय यौगिकों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया, पहला समचक्री और दूसरा विषम चक्री। साथ साथ में आप लोग लिखते चले, जहां जो स्ट्रक्चर समझाएं उसको नोट करते चले। समचक्री या कार्बोचक्री नाम से स्पष्ट है, ऐसे चक्री तो सभी हैं, ऐसे चक्री यौगिक जिनका चक्र केवल कार्बन परमाणु से मिलकर बना हो, ऐसे चक्री यौगिकों को समचक्री, चूंकि कार्बन परमाणु से ही मिलकर बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य कोई परमाणु नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि न हो, चक्र केवल कार्बन हाइड्रोजन से बना हो, तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को समचक्रीय, क्योंकि चक्र कार्बन से ही मिलकर बना होता है, इसलिए कार्बोचक्री भी कहा जाता है। कार्बोचक्री या समचक्री को फिर दो भागों में बांट दिया गया। पहले तो चक्री क्या होते हैं, समचक्री माने ऐसे चक्री कार्बनिक यौगिक जिनका चक्र कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हो, उन्हें समचक्री कहा जाएगा। समचक्री के दो भाग, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक शब्द कैसे बना, इसको हमने अभी आपको नाम दिया है एलिफैटिक। एलिफैटिक किसको हमने नाम दिया है, खुली श्रृंखला वालों को, और साइक्लिक नाम किसको दिया है, बंद श्रृंखला वालों को। एलिफैटिक प्लस साइक्लिक से मिलकर नाम क्या पड़ गया, एलिफैटिक, और साइक्लिक से मिलकर नाम क्या पड़ गया, एलिसाइक्लिक। एली फ्रॉम एलिफैटिक, साइक्लिक फ्रॉम साइक्लिक। एलिसाइक्लिक इसलिए नाम पड़ा कि इनके जो गुणधर्म है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, वह एलिफैटिक यौगिकों से अर्थात खुली श्रृंखला वाले यौगिकों से और बंद श्रृंखला वाले यौगिकों से, दोनों से समानता प्रदर्शित करती है, इसलिए ये समचक्री यौगिक एलिसाइक्लिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने उदाहरण पढ़ा ब्यूटेन, यहाँ उदाहरण पढ़ा पेंटेन, यहाँ पे उदाहरण पढ़ा प्रोपेन, कहाँ पर, खुली श्रृंखला वाले में। वैसे ही एलिसाइक्लिक के उदाहरण होंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन में साइक्लो शब्द और जोड़ दीजिए। प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन। अब देखिए साइक्लोप्रोपेन कैसे बनेगा, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, इस तरह से जब कार्बन परमाणु जुड़े हों, कोई सिरा स्वतंत्र नहीं है, आपस में कार्बन परमाणु के सिरे जुड़े हैं और एक चक्र बना रहे हैं। 3 चक्र में 3 कार्बन है, और साइक्लिक में है 3 के लिए प्रोपेन लिखा जाता है। क्या नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन। इसके साथ आप हाइड्रोजन भर दीजिए तो बैलेंसी 4 देख सकते हैं हर जगह। कार्बन की बैलेंस 1 2 3, अर्थात यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे और आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। चक्रीय रूप में है, कार्बन तो 3 है, जैसे प्रोपेन में भी 3 कार्बन, प्रोपेन अभी आपको बताया 1 2 3 कार्बन, मगर खुली श्रृंखला में थे। यहाँ कार्बन 3 है, बंद श्रृंखला में है। ये प्रोपेन था तो चक्रीय रूप में है, 3 कार्बन का है, इसलिए इसको कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। ये एग्जाम्पल होगा किसका, साइक्लोप्रोपेन का। जैसे यहाँ 1 2 3 4 कार्बन को साइक्लोब्यूटेन नाम दिया गया। यहाँ पर एलिफैटिक में चारों कार्बन परमाणुओं के सिरे स्वतंत्र हैं, कोई आपस में कार्बन परमाणु जुड़े नहीं हैं। लेकिन साइक्लोब्यूटेन में क्या हो जाएगा कि कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ करके 4 कार्बन परमाणु का एक चक्र बना देंगे, इसका नाम हो जाएगा, 4 वाला है, ब्यूटेन होगा, चक्रीय रूप में है, इसलिए साइक्लिक होगा, साइक्लोब्यूटेन। ये उदाहरण हो गया साइक्लोब्यूटेन का। साइक्लोब्यूटेन किसमें से आया, एलिसाइक्लिक में। तो एलिसाइक्लिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो चक्र रूप में होते हैं और उनके गुणधर्म एलिफैटिक और साइक्लिक दोनों प्रकार के यौगिकों से समानता प्रदर्शित करते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके उदाहरण साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर ये बना हुआ है और साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन परमाणु एक चक्र में है। इसी तरह साइक्लोपेंटेन, वहां 5 कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके चक्र बनाएंगे, तो साइक्लोब्यूटेन यहाँ का उदाहरण हुआ, साइक्लोब्यूटेन। ये हो गया समचक्री, होमोसाइक्लिक या कार्बोचक्री।
कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर चक्र बना है। इसके चक्र में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी परमाणु सम्मिलित नहीं है। फिर आता है इसी का अगला पार्ट एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होते हैं उसके पहले समझ लीजिए विषम चक्री। समचक्री हो गया, अब है विषम चक्री हेट्रोसाइक्लिक। नाम से स्पष्ट है, जैसे था कार्बोसाइक्लिक या कार्बोचक्री, कार्बन हाइड्रोजन से चक्र बना था, यहां क्या हो जाएगा ऐसे चक्री कार्बनिक यौगिक जिनका चक्र कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणुओं जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि परमाणुओं से मिलकर बना हो, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को विषम चक्री कहा जाएगा। चक्री तो होंगे मगर उसके चक्र में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे सल्फर आदि जुड़े होंगे। पहला उदाहरण है फ्यूरान, दूसरा उदाहरण है थायोफिन और तीसरा उदाहरण है पेरिडीन। अब देखिए फ्यूरान का स्ट्रक्चर कैसे होगा। यहाँ पर फ्यूरान का बना रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये 4 कार्बन है, इसमें 4, और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। जब इसके चक्र में कार्बन के अलावा क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ये हो गया फ्यूरान। क्या हो गया, फ्यूरान। फ्यूरान का स्ट्रक्चर हो गया है। इसी प्रकार से जब चक्र में सल्फर जुड़ जाए तो हो जाता है थायोफिन। ऐसे इसको बना लीजिए थायोफिन। यहाँ पर कार्बन है, चक्र है और सल्फर जुड़ जाए तो ये हो गया फ्यूरान का स्ट्रक्चर, ये हो गया थायोफिन। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें चक्र में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु जैसे ऑक्सीजन जुड़ गया तो फ्यूरान, जैसे सल्फर जुड़ गया तो थायोफिन। तो ऐसे विषम चक्री यौगिक, ऐसे चक्री यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु नाइट्रोजन या सल्फर या ऑक्सीजन जुड़ा हो, नाइट्रोजन जोड़ देंगे तो पेरिडीन हो जाएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा उनके चक्र में कोई अन्य परमाणु जुड़ा हो विषम चक्री कहलाते हैं। तो समचक्री हो गया, विषम चक्री हो गया, एलिसाइक्लिक हो गया। अब आपको पढ़ना एरोमेटिक। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। एरोमेटिक शब्द एरोमा से मिलकर बना है, ध्यान सुनिएगा। एरोमेटिक नाम इसलिए पड़ा, एरोमा से मिलकर बना है, प्लीजेंट स्मेल। ऐसे कार्बनिक यौगिकों में अच्छी सुगंध होती है, उसी के आधार पर एरोमा शब्द लिया गया और एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक नाम दिया गया। तमाम ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियों को सूंघकर आप उसकी गंध का अंदाजा लगा करके बता सकते हैं कि किस पौधे की पत्ती है। जैसे नींबू के पौधे की पत्ती को तोड़कर कस के मिसल दिया जाए, मिसलने के बाद आपको दिया जाए, सूंघ के आप बता दोगे कि नींबू की पत्ती है। या जो सफेदा जिसको कहते हैं उसकी पत्ती को कस के प्रेस कर दिया जाए, मतलब उसकी पहचान देखने से ना बने, उसको सूंघा दिया जाए। तो आपने अगर उसको सूंघा है पहले से तो उसकी स्मेल से आप बता देंगे कि तेज उसकी पत्ती है यूकेलिप्टस की, जिसको सफेदा बोलते हो। तो इनमें महक क्यों है, क्योंकि इनकी पत्तियों में भी एरोमेटिक ग्लैंड्स होती हैं जिनमें एरोमेटिक आयल्स भरे होते हैं। उसी की स्मेल से आप सूंघ करके बता देते हैं कि एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक नाम इसलिए पड़ा कि ऐसे चक्री का ही है, ऐसे चक्री कार्बनिक यौगिक जिनमें विशेष प्रकार की महक होती है, क्योंकि एरोमेटिक शब्द एरोमा से बना है और एरोमा मीन्स होता है प्लीजेंट स्मेल, बढ़िया महक, अच्छी महक जो है प्लीजेंट, आनंददायी महक हो, तो एरोमा से बना है। एरोमा से ही एरोमेटिक शब्द लिया गया। अब पूछा जाए एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते क्या है, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें, ध्यान से सुनिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें 6 कार्बन परमाणुओं का 6 कार्बन परमाणुओं का बना चक्र होता है और उनके चक्र में कार्बन परमाणुओं के बीच एकांतर क्रम में द्विबंध पाया जाता है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण लिखा है बेंजीन, दूसरा लिखा है टालविन। अब देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर
कैसे होता है? बेंजीन कैसा यौगिक है? चक्री में से एरोमेटिक यौगिक है। प्रायः सभी एरोमेटिक यौगिकों में विशेष प्रकार की महक होती है, इसी आधार पर एरोमेटिक शब्द लिया गया। अब पूछा जाए बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या बताया कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो चक्री होते हैं, जिनके चक्र में 6 कार्बन परमाणु होते हैं और उस चक्र में जो द्विबंध होता है वो एकांतर क्रम में द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह से एकांतर क्रम में आता है। जैसे बेंजीन में 6 कार्बन परमाणु, देखिए स्ट्रक्चर बहुत आसान सा याद करना। ये कार्बन परमाणु 6 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, छठवां ये, तो 6 कार्बन परमाणु का बना चक्र है और इस चक्र में द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एकांतर क्रम में द्विबंध जरूर पाया जाएगा। अब इसमें कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो सभी के सामने हाइड्रोजन और भर दीजिए, तो 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो C6H6 ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन परमाणु का बना एक चक्र है और उस चक्र में द्विबंध एकांतर क्रम में द्विबंध सिंगल बॉन्ड, द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। दुनिया में कितने वे कार्बनिक यौगिक हैं, उनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए आज आपको समझाया गया कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। इस तरह से हम दुनिया के सभी कार्बनिक यौगिकों को एक पेज में लिख करके समझ सकते हैं कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कैसे बांटा जा सकता है। तो सबसे पहला खुली श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वालों में अशाखित और शाखित, और बंद श्रृंखला वालों में समचक्री विषम चक्री, और समचक्री में भी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। यहाँ देखिए चक्र इनका कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, बेंजीन का भी कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, इसलिए पहले समचक्री है और फिर एरोमेटिक है। तो इस तरह से समस्त कार्बनिक यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया है और इनके अध्ययन को कैसे सरल बनाया जा सकता है, मेरे ख्याल से आपको विधिवत समझ में आ गया होगा। इस चार्ट को कॉपी में बना लें और सभी के उदाहरण एग्जाम्पल स्ट्रक्चर सहित याद रखें। इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।